Hello everyone, welcome back. So in my previous video I shared with you the relations between India and China, that is Sino-Indian relations till 1962 war. So in this video I'll be sharing the relations between India and China post 1962, that is from 1962 till now. What kind of relations India and China are having, whether economic terms are there, whether military terms are there. So let us start. Military conflicts between India and China after 1962. Now till 1962 you have seen that how war occurred between India and China, and India had to face lot of casualties, and the image of India in the world, it deteriorated. Fine. Now let us see after that. Now there is another war in 1967. The world, most of the world countries and most of the Indian people, they do not know about this war basically, because this is the war that occurred in 1962 in this particular area. You can see it in the map. Now what happened over here in 1967? You just see this small area, this V-shaped area. Over here we have Bhutan. This is Bhutan area, and this area, this white area, it is Sikkim. Between Bhutan and Sikkim we have this V-shape. That is the area which is the eye of contention between India and China. Now Chinese, they want to settle over here, they want to set up their post over here, but Indians, they never wanted that Chinese, they should come and they should set up their post over here. Reason being that if Chinese, they would come and they would set their post over here, then this area which is connecting India with this northeastern part, this is the area of 22 kilometers. It is known as Siliguri corridor. Just see where I am moving the cursor. This is the part of India और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है. तो नॉर्थ ईस्ट और इंडिया कहाँ से कनेक्ट होते हैं? जस्ट दिस नैरो लाइन ऑफ 22 किलोमीटर्स, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं. तो अगर चाइना यहाँ पे आके सेट हो जाता है, अपना कंट्रोल कर लेता है, तो उसके लिए बड़ा इजी होगा इस एरिया को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल करना, जिससे हमारा पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो सकता है और चाइनीज़ अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है. फाइन. So for this reason there had been one day or just 2 day just battle between India and China. Over here you see we have Nathula Pass. यहाँ पे नथुला पास है और यहाँ पे हमारा we have चौला पास. ठीक है. यहाँ का जो डिटेल्ड यू कैन से इमेज यू कैन सी ओवर हियर, ये डिटेल्ड इमेज है. जस्ट सी, ये भूटान है, ये हमारा इंडिया का पोर्शन है, और ये रहा वो वी पोर्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ये लोग चाइनीज़ का सेटअप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल करके नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल ही हमसे अलग कर देंगे. तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे 1-2 दिन की लड़ाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रही है. रीज़न बीइंग दैट 1962 की वॉर के बाद इंडियन सोल्जर्स है, उनका मोरल बहुत डाउन हो गया था, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से हारे थे. बट जो यहाँ पे हमारा चाइनीज़ के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ, हमारा लड़ाई हुई, इसमें इंडियन सोल्जर्स देवर विक्टोरियस, जिससे उनका मोरल बहुत हाई हुआ, उनको बहुत मोटिवेशन मिली. और चाइना के 360 सोल्जर्स इस वॉर में, इस बैटल में देवर डेड. इसलिए इंडियन सोल्जर्स देवर वेरी दे बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस वॉर. तो उसके बाद से इंडिया और चाइना में बहुत सारे कन्फ्रंटेशन छोटे छोटे होते रहते हैं. उनमें से एक तो दिस आई हैव डिस्कस दिस वन. दूसरा, अगर हम 1962 के बाद से लेके अब तक की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैंड ऑफ है. स्टैंड ऑफ मीन्स लड़ाई की सिचुएशन बन गई बट लड़ाई बेसिकली नहीं हुई. एक तो अरुणाचल प्रदेश में था सुमड्रो रोंगचू एरिया. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत टफ स्टैंड ऑफ हुआ था. हमारे डिप्लोमेट्स आए, वो मिले, बातें की, और फाइनली ये स्टैंड ऑफ कैंसिल हुआ. ये 1987 में हुआ. एक है डोकलाम स्टैंड ऑफ, ये 2017 में हुआ. डोकलाम यहाँ पे ही है, ओवर हेयर दिस एरिया, यही है डोकलाम एरिया. यहाँ पे भी स्टैंड अप हुआ, पर हमारे डिप्लोमेट्स ने बड़े अच्छे से बात को संभाला और चाइनीज़ और इंडियंस ने अपनी आर्मीज़ को वापस कर दिया.
और जो मोस्ट रिसेंट है, अभी भी आप न्यूज़ के में इसके बारे में सुनते होंगे, अभी इसी मंथ जुलाई में ही जो गालवान वैली डिस्प्यूट हुआ है 15-16 जुलाई के पास जो हुआ है गालवान वैली डिस्प्यूट। अब गालवान वैली डिस्प्यूट क्या हुआ है, दैट वी विल बी लुकिंग इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, सो जस्ट सी फ्रॉम हेयर गालवान वैली डिस्प्यूट क्या है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। यू सी दिस इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये देखो, ये जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके इस साइड अक्साई चीन एरिया जो चाइनीज़ ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, बट इंडिया का क्लेम है कि ये हमारा एरिया है। इसके इस साइड हमारा इंडिया, लद्दाख एरिया और ये सब एरिया। अब लाइन ऑफ कंट्रोल मीन्स चाइनीज़ इधर है, इंडियंस इधर है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कैन यू सी दिस एरिया दैट इज़ दौलत बेग ओल्ड, ठीक है। अब इंडिया ने अपनी साइड, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड ये स्ट्रेटेजिक रोड कंस्ट्रक्ट की फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड ऑल। ये रोड कंस्ट्रक्ट की, दैट इज़ दिस रोड इज़ नोन एज दौलत बेग रोड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जहाँ पे आई एम मूविंग द कर्सर, दौलत बेग एरिया जो यहाँ पे हमारा आर्मी एयरफोर्स बेस है। दिस इज़ वेरी हाई माउंटेनियस एरिया, बहुत हिली एरिया है, बहुत हाइट पे है। यहाँ पे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एयर बेस है। तो चाइनीज़ के लिए ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग एयर बेस है और बहुत हाइट पे है, हिली माउंटेन्स है, तो हमें एडवांटेज मिल सकती है, मतलब छुप के कहीं से भी हमला हो सकता है। तो ये चाइनीज़ को एरिया बहुत छुपता है, तो इसलिए उन्होंने ये एरिया है गालवान वैली का एरिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। दिस इज़ गालवान वैली एरिया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जब भी कन्फ्रंटेशन होती है इस लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, तो वो कैसे होते हैं, एक दूसरे को पत्थर मार दिए, एक दूसरे को गालियाँ दे दी, वर्बल अब्यूज़ कर दिया, डांगे मार दी। तो इस तरह का कन्फ्रंटेशन होता है हमारा चाइनीज़ के साथ। तो इस एरिया में रिसेंटली 15-16 के पास चाइनीज़ ने इस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हमारे लिए, ठीक है। जब हमें अपनी आर्मी को भी यहाँ पे तैनात करना पड़ा, और उनके तो लोग थे ही। आप लोग न्यूज़ में काफ़ी सुनते होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में हो सकता है यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाए। तो ये गालवान वैली वाला ही इशू था जिसको मतलब जो प्रेजेंटली इंडिया और चाइना के बीच में सबसे बड़ी एक दीवार बना हुआ है, सबसे बड़ी लड़ाई का रीज़न बना हुआ है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने सोल्जर्स बिठा रखे हैं, यहाँ पे हमारे हैं। हमारी इंडिया की काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई जब एक रात इन दोनों के बीच में देयर वाज कन्फ्रंटेशन, स्टैंड ऑफ हो गया, फिर लड़ाई हो गई, हमारे 30 सोल्जर्स मारे गए। और चाइनीज़ की भी काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, बट चाइनीज़ उन कैजुअलिटीज़ को हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर बताने से क्या होता है कि इतने सोल्जर्स मारे गए तो एक इंसल्ट वाली बात हो जाती है। बट इनके भी काफ़ी लोग मारे गए, बट दे डोंट टेल अस द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग गालवान वैली इशू। इस रोड, मतलब ये रोड बनाई गई, यहाँ पे हमारा एयरबेस है, तो जो चाइनीज़ को ठीक नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे उन्होंने गालवान वैली में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन भी हुआ, हमारे 30 सोल्जर्स मरे, उनके भी मरे, बट हमें नंबर नहीं पता है। दूसरा इस एरिया का जो एक लड़ाई वाला रीज़न है वो ये है, दैट इज़ पेंगोंग सो लेक, ठीक है, TSO, ये इनकी लैंग्वेज में दे कॉल इट एज पेंगोंग सो लेक, चाइनीज़ लैंग्वेज में। अब ये है लेक, यू कैन सी जस्ट दिस लेक इज़ देयर। अब इस लेक का 60% हिस्सा तो आपको पता है चाइना के एरिया में आता है, फाइन। अब ये जो हम सारे एरिया की बात कर रहे हैं ना, वो ये एरिया है, ये आप छोटे से मैप में देखो, हम यहाँ पे है, ये बड़ा सा एरो, सी दिस इज़ ओवर हेयर, ये एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई किया, और हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो बेसिकली हम आप सोचते हैं हमारे इंडिया का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का, फाइन। तो इस जो पेंगोंग सो लेक है, इसका 60% हिस्सा तो चाइनीज़ के पास है, 40% हमारे पास है। तो इसकी ये जो आप लाइट से ब्लू लाइन देख रहे हो, यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं। बेसिकली जब माउंटेन्स डिवाइड किए गए, उनको फिंगर्स का नाम दिया हुआ है, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, ऐसे फिंगर 8, 9, 10। तो जो हमारा इंडिया का कंट्रोल है वो फिंगर 8 तक है, ठीक है। हमारा जो पोस्ट सेटअप, मतलब हमने जो यहाँ पे सोल्जर्स तैनात किए हुए हैं, हमारा पोस्ट सेटअप है वो फिंगर 2 तक है, बट फिंगर 8 तक हमारे सोल्जर्स
पैदल ट्रूपिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, फिंगर 8 तक चेक करने आते हैं, वो हमारा एरिया है। बट चाइनीज़ ने अब यहाँ पे क्या किया, चाइनीज़ ने 8 तो छोड़ो 4 फिंगर तक आके अपना पोस्ट सेटअप कर लिया और बोला कि तुम्हारा 2 तक है, उसके बाद हमारा एरिया लगता है ये, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे पोस्ट है। बट इंडिया दिल्ली की साइड से क्या जवाब दिया कि 2 तक हमारा पोस्ट ज़रूर हमने सेटअप किया हुआ है, बट हम पेट्रोलिंग 8 तक करते हैं, 8 तक हमारा ये एरिया है, बट ये 4 तक आ गए चाइनीज़। तो इस एरिया को लेके काफ़ी ज़्यादा रिसेंट, अभी ये मैं अभी की बात कर रही हूँ, ये गैल्वन वैली भी अभी प्रेजेंट इशू चल रहा है, और ये जो लेक है पेंगोंग सो लेक, इसका भी अभी प्रेजेंट इशू चल रहा है। इसी चीज़ को लेके हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बेंच पे बैठे, इनके साथ टेबल पे मीटिंग्स की, नेगोशिएशंस की, और फाइनली इस इशू को तो सॉल्व कर लिया गया पीसफुली, इन अ पीसफुल मैनर। ये चाइनीज़ भी वापस हो गई और इंडियंस भी वापस हो गए, और यहाँ पे अब इट इज़ नॉट मच प्रॉब्लम प्रेजेंटली, नहीं आगे हो जाए तो आई कैनॉट से अबाउट दैट। बट ये जो गैल्वन वैली वाला इशू है, इट इज़ स्टिल ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और आपको पता है बहुत सारे, अभी हमने रिसेंटली देखा है, हमने चाइनीज़ ऐप्स को, आई थिंक 52 ऐप्स हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया इंडिया में, जिसमें टिकटॉक भी आता है, जिसमें शेयर इट भी आता है, और कैम स्कैनर, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को हमने बैन कर दिया है। वो किसके बाद हुआ, वो गैल्वन वैली इशू के बाद ही हुआ, जब हमारा चाइना के साथ एक अनदर सिस्टम हैड बीन स्टार्टेड, ओके, अनदर एक प्रॉब्लम आ गई, तो इसीलिए ये सारा स्टार्ट हुआ। फाइन, देन लेट अस प्रोसीड। आई होप यू आर क्लियर विद गैल्वन वैली, जो प्रेजेंट इशू चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, और ये जो पेंगोंग सो लेक का इशू, आई होप यू पीपल आर क्लियर विद दिस नाउ। आगे हम बात करते हैं रिलेशंस आफ्टर 1962, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मीन्स आपस में ये क्लोज कहाँ आए, ठीक है। इंडिया और चाइना 1962 के बाद इनमें कन्वर्जेंस कब हुआ, ये आपस में क्लोज आने कब शुरू हुए, ठीक है, कैसे हुए। अब 1976 में आ जाओ। 1976 में इंडिया एंड चाइना दे रिस्टोर्ड एम्बेस्ट्रल रिलेशंस एंड बाइलेटरल। बाइलेटरल का मीनिंग होता है, ये बार बार वर्ड आएगा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाइलेटरल मीन्स दोनों तरफ से, दोनों टीम्स है जो, या दो कंट्रीज हैं, इन दोनों की तरफ से टाइज इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगी। अब कैसे आने लगी, क्यों आने लगी, आपको पता है 1976 का पीरियड है ये। अब अभी नेक्स्ट चैप्टर की हमारी जो हिस्ट्री होगी ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। 1976 में इंडिया में देयर वाज चेंज ऑफ गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी नहीं थी, जनता पार्टी थी, ठीक है। अब जनता पार्टी थी और चाइना में भी गवर्नमेंट चेंज हुई। तो जब गवर्नमेंट्स चेंज होती है ना, तो दे ऑलवेज ट्राई कि हम लोग अपने नियर बाय या कंट्रीज या बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करें, तो दे ट्राई टू मेक गुड रिलेशन। तो जब यहाँ हमारी इंडिया में जनता की गवर्नमेंट आ गई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, तो इन्होंने भी अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की। तो इंडिया और चाइना में भी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, सो इंडिया और चाइना में जो एम्बेसडर रिलेशंस थे वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने की शुरुआत हुई। सीरीज ऑफ टॉक टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स वर इनिशिएटेड। 1981 से बॉर्डर को लेके जो डिस्प्यूट है, चाहे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, चाहे अक्षय चीन वाला एरिया है, या जो अभी मैंने छोटे से एरिया की बात की जो सिक्किम के पास भूटान के बीच में है, सिक्किम के बीच में वो छोटा सा वी शेप एरिया है जो जहाँ पे नथुला पास वगैरह है, तो उस एरिया की बात करें तो इन सारे बॉर्डर के जो इश्यूज़ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्दो दे आर नॉट सॉल्व नहीं हुए हैं, बट बातचीत चल रही है, लड़ाई नहीं है, एटलीस्ट बातचीत चल रही है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। अब 1988 में हमारे फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, हमारे राजीव गांधी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने चाइना को विज़िट किया। चाइना गए, और जब चाइना को विज़िट किया तो इंडिया और चाइना में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई, अच्छे रिलेशंस बायलैटरल फ्रॉम बोथ द साइड्स, रिलेशंस को नॉर्मलाइज अच्छे करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये 1988 की बात है। नाउ एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ, 1990s में, 1991 में, ठीक है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। उस वक्त ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोल्ड वॉर ओवर हुआ, रशिया, आपको पता है एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री थी, रशिया ख़त्म हो चुका था तब तक, तो चाइना को लगा अब एशिया में सुपर पावरफुल कंट्री मैं ही हूँ,
चाइना ही है, ठीक है। तो चाइना ने जो अपने रिलेशंस थे इंडिया के साथ, और चाइना के बाद आपको पता है इंडिया भी, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। चाइना भी स्ट्रॉन्ग था, इंडिया भी स्ट्रॉन्ग था। चाइना को लगता है एशिया में हम स्ट्रॉन्ग है, इंडिया को लगता है एशिया में हम स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने अपने रिलेशंस को एक अच्छी दिशा देने की कोशिश की, स्ट्रेटेजिक वे में भी, स्ट्रेटेजिक दैट इज़ मिलिट्री पर्पसेस, मिलिट्री वे में भी, और इकोनॉमिक जो हमारे ट्रेड था, रिलेशंस थे, उनमें भी बहुत सुधार आया। क्योंकि इंडिया और चाइना में जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज चाइना के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है बहुत सारी चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक टर्म्स में, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स के लिए। और इंडिया है जो, वो चाइना के लिए बहुत बड़ी मार्केट है उनके प्रोडक्ट्स की। तो वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। तो इससे हमारे रिलेशंस में, बिकॉज चाइना को था हमें और आगे जाना है, हमें और ट्रेड बढ़ाना है, हमें और इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे बनाने की कोशिश की। और इंडिया ने भी की, बिकॉज even we were dependent on China for number of products, Chinese companies इंडिया में सेटअप हो रही थी। तो ये सब चीज़ों को लेके रिलेशंस एक अच्छे, थोड़े ठीक होने लगे। इंडिया एंड चाइना had 6 rounds of strategic economic dialogues to exchange। अब 6 rounds means 6 meetings हुई, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके डिस्कस की गई, टेक्नोलॉजी को लेके, एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनर्जी एंड मेडिसिन, एंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉर्पोरेशन। ये कुछ सेक्टर्स है जिनको लेके 6 राउंड्स, 6 ही पार्ट्स है ये। यू कैन सी दिस इज़ फर्स्ट वन, हाई टेक्नोलॉजी सेकेंड, देन दिस इज़ थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेके 6 राउंड, 6 मीटिंग्स हुई, और इनमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। देन आफ्टर दैट, नाउ you see, when Narendra Modi he became the Prime Minister of India in 2014, बोथ द कंट्रीज, उनके जो प्रीमियर थे, जो जिनको हम प्रेसिडेंट उनके बोलते हैं, जिनपिंग, और हमारे प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ यू सी नरेंद्र मोदी, आपस में वी स्टार्टेड विजिटिंग ईच अदर कंट्रीज। नरेंद्र मोदी काफ़ी हुआ चाइना में गए, चाइनीज जिनपिंग काफ़ी इंडिया में आए, और 16 बायलेटरल मीटिंग्स हुई सिंस 2014। नरेंद्र मोदी जब से आए तब से लेके अब तक 16 बायलेटरल मीटिंग्स हुई, जिसमें पॉलिटिकल, म्यूचुअल ट्रस्ट, देन प्रॉपर्टी मैनेजिंग डिफरेंसेस, मतलब ये बॉर्डर्स वगैरह को लेके, एक्सपेंडिंग, प्रैक्टिकल कॉर्पोरेशन इन ट्रेड, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया, सो दैट हमारे रिलेशंस उनके साथ स्ट्रॉन्गर बने। सो सिंस द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ ग्रोन। इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 21st सेंचुरी में 3 बिलियन से शुरू हुआ और आज नियरली 100 बिलियन है। जस्ट सी 32 टाइम्स इट हैज़ इंक्रीज। 2019 में बात करें, टोटल ट्रेड वॉल्यूम, मतलब अगर हम उसको मॉनिटरी टर्म्स दें, तो इंडिया और चाइना में के बीच में जो ट्रेड हुआ है दैट वाज 92.68 बिलियन डॉलर्स। आप 100 बिलियन डॉलर्स ही लगा लो अप्रॉक्सीमेटली। तो इतना ज़्यादा ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है। सो ट्रेड को लेके, इकोनॉमिक टर्म्स को लेके इंडिया और चाइना के काफ़ी अच्छे रिलेशंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, बिकॉज बोथ द कंट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बोथ द कंट्रीज दे एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसके लिए नरेंद्र मोदी ही विजिटेड चाइना एंड जिनपिंग ही विजिटेड इंडिया, एंड दे हैड फ्रॉम 2014 टिल नाउ दे हैव 16 बायलेटरल, दोनों तरफ से, बायलेटरल मीन्स दोनों की सहसम्मति से मीटिंग्स हुई हैं ऑन द वेरियस टॉपिक्स, ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स, जिससे इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस दे कैन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। सो अभी तक तो हम रिलेशंस आफ्टर 1962 कन्वर्जेंस की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे डाइवर्जेंस की, कि कौन से एरियाज़ हैं जो इंडिया और 1962 के बाद जिसकी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, लड़ाइयाँ हैं। अभी हमने किया कन्वर्जेंस, किन एरियाज़ की वजह से दोनों क्लोज आ रहे हैं, अब किन एरिया की वजह से दोनों दूर जा रहे हैं। Nearly 6 decades have passed since then, but border issue 1962 के बाद अब तक आप लगाओ 6 decades, 60 years अराउंड हो ही गए हैं, अभी तक हमारा जो बॉर्डर का इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत हमने बॉर्डर के बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया अभी तक, एंड यू पीपल आर क्लियर विद एवरीथिंग कि बॉर्डर्स के क्या क्या इशू हैं, बट ये इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और ये ऐसा इशू है जो वर्ल्ड में, यू कैन से कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स इशू हैं ना, इसको सबसे आगे
आगे इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इशू है जो प्रॉब्लमेटिक है, अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। देन आफ्टर दैट इंडिया हैज़ क्रिटिसाइज चाइनीज फंडेड CPEC। अब CPEC क्या है? आई होप यू डोंट नो अबाउट इट, मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। चाइनीज़, इसकी फुल फॉर्म है चाइनीज़ पाकिस्तान देन कॉरिडोर, एक्सटेंडेड कॉरिडोर। अब सॉरी, इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइनीज़ पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये है क्या बेसिकली? अब ये चाइना और इंडिया के बीच में बना था, ठीक है। नाउ यू सी इन दिस मैप, दिस इज़ द एरिया ऑफ चाइना, ये चाइना का एरिया है, ये सारा ऑरेंज वाला एरिया है पाकिस्तान। अब यहाँ से लेके चाइना के यहाँ से लेके ये पाकिस्तान से निकलता हुआ जो यहाँ पे इनका एक पोर्ट है, ठीक है, दैट इज़ ग्वादर पोर्ट। तो यहाँ ग्वादर पोर्ट तक ये रोड बनी हुई है। रोड ये किस लिए बनी? चाइना और इंडिया के बीच, पाकिस्तान के बीच में। और ये चाइना के किस एरिया से बनी? जहाँ पे चाइना में मुस्लिम्स रह रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड बनी ट्रेड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्लस चाइनीज़ के लिए यहाँ से ईजी होगा वेस्ट एशिया को भी कनेक्ट करना, वेस्ट एशिया के साथ। फिर यहाँ से आपको पता है यहाँ अरेबियन सी है, अरेबियन सी से वो वेस्टर्न एशिया के साथ भी कनेक्ट कर सकें। तो चाइना ने ये फंड की, चाइना ने ये बनाई, क्योंकि ज़्यादातर है तो पाकिस्तान में, बट चाइना ने काफ़ी पैसा दिया इसमें। तो इंडिया ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। इंडिया इस चीज़ से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि यू सी दिस एरिया, यहाँ शुरू तो नो डाउट चाइना से हो रही है, आप पाकिस्तान में रही है, बट ये जो एरिया है दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया। इज इट क्लियर? POK एरिया, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। दिस इज गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया, जो हम इंडियंस कहते हैं ये हमारा एरिया है, बट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज दिस इज नोन एज POK एरिया। तो ये हमारी इंडियन टेरिटरी का एरिया है। इंडियन टेरिटरी में से निकल के जा रही है सड़क, जिसपे ऑब्जेक्ट किया गया है, बिकॉज यू नो पाकिस्तान के साथ हमारी बहुत अच्छे टर्म्स नहीं हैं। फाइन, तो वाई दे हैव बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रोड फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान विच इज़ क्रॉसिंग थ्रू इंडिया विदाउट टेकिंग द परमिशन। इस चीज़ पे इंडिया ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन रेज किया है, जो एक मतलब इशू, बहुत बड़ा इशू है इंडिया और चाइना के बीच में, रिलेशंस के बीच में। बिकॉज चाइना ने ना पूछा, ना पाकिस्तान ने पूछा, ये रोड बना डाली। और एरिया किसका है? इंडिया का। नो डाउट पाकिस्तान कहता है वो हमारा एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई किया, बट एक्चुअल में ये पार्ट इंडिया का है। एंड देन नेक्स्ट वन, New Delhi has taken to criticize Beijing strong tactics in South China Sea। अब चाइना के साथ एक सी लगती है, दैट इज साउथ चाइना सी। उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, ठीक है। अब जो चाइना है, बीजिंग, यू नो इट्स द कैपिटल ऑफ चाइना। चाइना काफ़ी छोटे आइलैंड्स पे अपना कब्जा कर रही है, अपना कंट्रोल कर रही है कि ये हमारे आइलैंड्स है, स्लोली एंड स्लोली। और उन्हीं आइलैंड्स के थ्रू वो अपने मिलिट्री टाई स्ट्रॉन्ग कर रही है वियतनाम, मलेशिया, उन कंट्रीज़ के साथ जितनी भी हमारी ईस्टर्न साइड ये छोटे कॉन्टिनेंट्स है ना, वियतनाम, मलेशिया एंड ऑल। तो उनमें बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो जापानीज़ के थे, बट चाइनीज़ उसके ऊपर अपना कंट्रोल शो कर रहे हैं। जापानीज़ भी इस चीज़ से दुखी हैं, और इंडिया इज़ सपोर्टिंग जापान इन दिस कॉज की साउथ चाइना सी में वाई द आइलैंड्स विच बिलोंग टू जापान, चाइना उसके ऊपर अपना कंट्रोल क्यों कर रहा है। और आपको पता है क्यों कर रहा है? हर कोई अपनी टेरिटरी, हर कोई अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, दिस इज़ द रीज़न। अब चाइना को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है इस चीज़ में, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, तो वाई इंडिया इज़ इंटरफेयरिंग इन दिस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया और चाइना के बीच में, जो इन दोनों के बीच में एक दरार लेके आ रहा है, इन दोनों को दूर कर रहा है। देन नेक्स्ट वन जो रीज़न है डाइवर्जेंस का, दैट इज़ रिगार्डिंग NSG, दैट इज़ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। अब ये क्या है? दिस इज़ अ ग्रुप दैट इज़ बीइंग फॉर्म बाय द पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की न्यूक्लियर सप्लायर्स की जो कंट्रीज ज़्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया इसका पार्ट बनना चाहता है NSG का, बट चाइना नहीं बनने दे रहा। रीज़न क्या? चाइना है उसका पार्ट। रीज़न क्या है? चाइना ये कह रहा है कि इंडिया ने NPT साइन नहीं की थी। यू रिमेंबर NPT? मैंने आपको बताया था क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967।
उसका क्या मतलब था, थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे देती हूँ यहाँ पे। एनपीटी का क्या मीनिंग था कि 1967 से पहले 1967 से पहले जिन कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे वो तो और न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, बट बाकी की कंट्रीज़ नहीं बना सकती। तो वो ट्रीटी साइन करनी थी, इंडिया ने साइन नहीं की थी क्योंकि 1967 से पहले हमारे पास कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट उसके बाद हम क्यों ना करें, हम क्यों ना उस रेस में शामिल हो, तो हमने वो एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं की थी। फाइन। तो चाइना कहता है कि अगर इंडिया ने एनपीटी नहीं साइन की तो इंडिया एनएसजी का हिस्सा भी नहीं बन सकता है। तो ये चाइना बहुत बड़ा यू कैन से एक बैरियर बन चुका है, एक पत्थर बन चुका है हमारा एनएसजी का हिस्सा बनने में। और दूसरी बात, इंडिया आपको पता है कि परमानेंट सीट चाह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है बेसिकली कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया चाह रहा है कि इंडिया भी परमानेंट मेंबर बने, बट उसमें हमेशा रोड़ा कौन बन जाता है, चाइना। चाइना हमेशा अड़ जाता है। क्योंकि चाइना क्यों अड़ता है, क्योंकि चाइना को लगता है कि अगर इंडिया भी यूएन का परमानेंट मेंबर बन गया तो एशिया में अभी मैं सबसे ज़्यादा, चाइना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कहीं इंडिया भी उसका हिस्सा बन गया तो फिर तो इंडिया के भी क्लेम्स बन जाएंगे कि इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया। तो इसलिए चाइना इंडिया को उसका पार्ट बनने ही नहीं दे रहा। फ्रांस मान गया, रशिया मान गया, अगर यूके मान गया, अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए ने भी दबे पाँव कहीं ना कहीं हिंट दे दिया कि दे आर रेडी इंडिया बन जाए। बट चाइना हमेशा वीटो पावर कर देता है इंडिया के अगेंस्ट कि इंडिया शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। एक ये रीज़न है हमारे दोनों के बीच में दरार का। तीसरा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अभी पीछे आई थिंक 8 to 9 मंथ्स या 1 ईयर, बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर हुआ होगा, आपने देखा होगा कि देयर वाज वन पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसको इंडिया चाहती थी कि यूनाइटेड नेशन इसको वर्ल्ड टेररिस्ट का टाइटल दे दे। बट मतलब बाकी सारे मान गए थे, बट चाइना नहीं मानता था। चाइना हमेशा वीटो, और एक बार नहीं 3-4 बार वीटो कर चुका है कि वो वर्ल्ड टेररिस्ट नहीं है, उसको टेररिज्म का, वर्ल्ड टेररिज्म का हम टाइटल नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आपको पता है चाइना और पाकिस्तान बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और वो पाकिस्तानी टेररिस्ट था। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इनडायरेक्ट वे में चाइना प्रमोट कर रहा है, विच इज़ अगेन अ साइन ऑफ वरी फॉर इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा नेबर है, चाइना भी हमारा नेबर है, और दोनों दुश्मन दोस्त बन गए हैं, और हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक बात है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन, चाइना परसीव इटसेल्फ एज द लीडिंग पावर रूलिंग द यूनिपोलर वर्ल्ड बाय 2050। ये चाइना का ड्रीम है कि 2050 तक, जैसे आज यूएसए सुपर पावरफुल कंट्री है, चाइना कहलाई जाएगी सुपर पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब बाइपोलर वर्ल्ड तो है नहीं, आपको पता है यूनिपोलर वर्ल्ड है, बिकॉज यूएसए इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री। तो उसी यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएसए को हटा के कौन सी बन जाए, चाइना इज़ द सुपर पावरफुल कंट्री। यू रिमेंबर इन योर हॉलीडेज होमवर्क प्रोजेक्ट आई हैव गिवन यू अनदर कोल्ड वॉर 2 किसके बीच में, बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो वो किसके लिए होगा, जिस यूनिपोलर वर्ल्ड की पावर के लिए ही होगा। फाइन। तो अब यहाँ पे इंडिया और चाइना की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो चाइना और यूएसए की बात हो रही है ना। इंडिया की दिक्कत इसलिए है क्योंकि चाइना इंडिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानता है इन द रेस ऑफ द पावर। चाइना को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इंडिया बढ़ता रहा तो इंडिया ही यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर बन जाएगा, चाइना भी पीछे छूट जाएगा। ओके। एंड देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, गैल्वन वैली, जो मैंने आपको ऑलरेडी वो मैप से एक्सप्लेन कर दिया था, जो प्रेजेंट इशू ही हुआ है, जिसने ये सारी ऊपर जितनी प्रॉब्लम्स है वो तो थी ही इंडिया और चाइना के बीच में, ये गैल्वन वैली ने और घी में आग में तेल डालने वाला काम किया है, जिससे और ज़्यादा सिचुएशन एग्रीवेट हो गई है इंडिया और चाइना के बीच में, और जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन कर दिया है। चाइनीज़ कंपनी को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने से भी मना कर दिया है कि चाइनीज़ कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइकआउट चाइना कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी देखा होगा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, उनकी कोई भी चीज़ ना यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में और कड़वाहट लेके आ रही हैं, जिससे हमारा रिलेशन और ख़राब होता जा रहा है। आगे क्या होगा इसको ठीक होने में, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, वी डोंट नो। बट अभी प्रेजेंटली गैल्वन वैली वाला इशू चल रहा है, तो अभी हमारा रिलेशन चाइना के साथ
ठीक नहीं है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते तो हमें ये लग रहा था कि वॉर ही हो जानी है इंडिया और चाइना की। मतलब एक तो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा स्प्रेड होता जा रहा है, वो तो एक है ही चीज़ जो इतना लोगों को मार रहा है। दूसरा ये रीज़न हो जाएगा इंडिया और चाइना की वॉर, और धीरे धीरे सारी कंट्रीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व होगी तो ये वर्ल्ड वॉर 3 ही ना बन जाए। ठीक है, तो अभी तक प्रेजेंटली अगर हम आज की बात करें तो हमारे चाइना के साथ रिलेशंस अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। बट इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम बात करें तो आई हैव टोल्ड यू कपल ऑफ टाइम्स कि बोथ द कंट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो वहाँ तो रिलेशंस अच्छे चल ही रहे हैं। बट गैल्वन वैली के बाद हमने बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने से भी मना कर दिया, उनकी बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन कर दिया। तो इससे आपको पता है रिलेशंस ख़राब ही होंगे, अच्छे तो नहीं होंगे। और कितना टाइम लगेगा अच्छे होने में, वी डोंट नो। सो टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे हैं। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो 1962 तक का ही दिया है, एंड दैट टू नॉट इन मच डिटेल। आपको ये वीडियोस देखने पड़ेंगे बार बार चीज़ों को समझने के लिए। तो वहाँ में तो आपकी बुक में तो 1962 तक का दिया हुआ है। इस वीडियो में 1962 के बाद से अब तक क्या है इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बीच में, कौन से अच्छे पॉइंट्स है, कौन से कन्वर्जेंस के पॉइंट्स है, कौन से डाइवर्जेंस के पॉइंट्स है, आई हैव डिस्कस्ड ऑल। और आपका अच्छा आंसर बन जाएगा 6 मार्क आंसर for the relations between India and China, and points which you think कि ये नहीं ऐड करने चाहिए, that you can delete। बाकी try to add maximum and you can get a good content from this। So with this I finish up the topic of India and China relations।